क्विक रिवीजन ले लेते हैं लास्ट क्लास में क्या किया था। लास्ट क्लास वी डिड दिस वेलोसिटी पोटेंशियल, ठीक है। अगर हमारे पास क्या हो जाता है, अगर कर्ल ऑफ क्यू इक्वल्स टू जीरो हो जाता है, कर्ल ऑफ क्यू इज वेलोसिटी वेक्टर ऑफ द फ्लूइड पार्टिकल इफ इट इज जीरो, देन हमें पता है कि अगर किसी भी कोई भी फंक्शन है, स्केलर फंक्शन है या कोई भी वेक्टर फंक्शन है, इफ इट्स curl is zero, then it is conservative, and we can find a scalar function phi such that that vector is minus times of gradient of that function, है ना। तो वही ये चीज़ है। तो और यहाँ पर फिर हम phi को क्या बोल रहे थे, वेलोसिटी पोटेंशियल बोल दे रहे थे। सो नेक्स्ट किया था कि फ्लो ऑफ पोटेंशियल काइंड क्या होता है, ठीक है। तो फ्लो ऑफ पोटेंशियल काइंड में क्या हो जाता है, कर्ल ऑफ वेलोसिटी वेक्टर जीरो हो जाता है, एंड नाउ सिंस कर्ल ऑफ वेलोसिटी वेक्टर इज जीरो, so therefore we can find a potential function scalar function phi such that q equals to minus times of gradient of phi, एंड अभी हमने ऊपर किया दिस इज कॉल्ड वेलोसिटी पोटेंशियल, ठीक है। तो जब जब हमारे पास कर्ल ऑफ क्यू इक्वल्स टू जीरो आएगा तो फ्लो क्या बोला जाता है, पोटेंशियल काइंड का बोला जाता है। और जो ये जो फाई जो होता है, जिसको हमने पहले वेलोसिटी पोटेंशियल बोला था, इसको हम पोटेंशियल फंक्शन बोल देते हैं विद रिस्पेक्ट टू द फ्लो टू बी पोटेंशियल काइंड। और ये फिर उसके बाद इक्वेशन दे रखी हैं कि अगर पोटेंशियल फ्लो इज ऑफ पोटेंशियल काइंड है तो उसकी इक्वेशंस क्या आएंगी। तो यहाँ से आती है कि वेलोसिटी वेक्टर जो होगा उसके कंपोनेंट्स होंगे, वो क्या हो जाएंगे, पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ दैट पोटेंशियल फंक्शन के कंपोनेंट्स के इक्वल हो जाएंगे। नाउ नेक्स्ट इज नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन क्या होती है पोटेंशियल काइंड फ्लो के लिए। तो एक चीज ध्यान रखनी होती है कि जो रिक्वायरमेंट है इज दैट कर्ल ऑफ वेलोसिटी वेक्टर शुड बी जीरो। और जब फ्लो इज ऑफ पोटेंशियल काइंड को हम एक और नाम देते हैं दैट इज इरोटेशनल फ्लो। ये कहाँ से आया, क्योंकि हमें पता है कोई भी वेक्टर है, ठीक है, वेक्टर एनालिसिस में किया था कि इफ यू हैव एनी वेक्टर, क्यू वेक्टर से कोई भी वेक्टर है, तो दैट वेक्टर इज सेड टू बी रोटेशनल अगर उसका कर्ल जीरो हो जाता था। यहाँ पर मेन रिक्वायरमेंट जो है फ्लो पोटेंशियल के लिए दैट इज कर्ल ऑफ क्यू टू बी जीरो। तो यहाँ पे कर्ल किसी वेक्टर का जीरो हो रहा है तो दैट मीन्स हमने एक इरोटेशनल फ्लो इसको इस तरीके से नाम दे दिया, ठीक है। सो देयर इज अनदर वर्ड फॉर फ्लो ऑफ पोटेंशियल काइंड विच इज इरोटेशनल फ्लो। एंड ये ऊपर मैंने बताया था अगर हमारे पास किसी भी फंक्शन के लिए कर्ल उसका जीरो हो जाता है देन वी से दैट टू बी कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड, कंजर्वेटिव फील्ड। सो यहाँ पे क्योंकि कर्ल ऑफ क्यू जीरो था देयरफॉर क्यू इज कॉल्ड कंजर्वेटिव, ठीक है। फॉर सच फ्लो द फील्ड क्यू इज कॉल्ड कंजर्वेटिव। नाउ नेक्स्ट क्या था, अभी हमने इरोटेशनल फ्लो किया जिसमें कर्ल ऑफ क्यू जीरो था। अब एक दूसरा फ्लो है एंड इट वाज आल्सो बीइंग कॉल्ड एज इरोटेशनल फ्लो और पोटेंशियल काइंड ऑफ फ्लो, और कर्ल ऑफ क्यू जीरो था इसमें। नाउ नेक्स्ट इफ सपोज, जरूरी नहीं है कि ना कि हर टाइम वेलोसिटी वेक्टर का कर्ल जीरो हो जाए, तो कुछ ना कुछ एक ऐसे सिचुएशंस भी हो सकती है जिसमें कर्ल और वेलोसिटी वेक्टर जीरो ना हो, तो वहां पर हमारे पास अलग काइंड का फ्लो आता है विच इज कॉल्ड वर्टेक्स फ्लो, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड रोटेशनल फ्लो, क्योंकि यहाँ पर कर्ल ऑफ सम वेक्टर इज नॉन जीरो, ठीक है। तो यहाँ इसको एक और नाम दे दिया रोटेशनल फ्लो। इसमें क्या होता है, इफ क्यू वेक्टर इज द वेलोसिटी, अगर कर्ल ऑफ क्यू नॉन जीरो हो जाता है, अब दिस इज नॉन जीरो सो इट इज इक्वल्स टू सम, ये कर्ल हमेशा वेक्टर क्वांटिटी आती है, सिंस दिस इज नॉन जीरो तो ये किसी नॉन जीरो वेक्टर के इक्वल होगा, तो उसको मैंने जाई से रिप्रेजेंट कर दिया। तो कंडीशन क्या होगी वर्टेक्स फ्लो के लिए कि कर्ल ऑफ वेलोसिटी वेक्टर शुड बी नॉन जीरो, और फिर वहां से हमारे पास एक और वो आती है चीज विच इज नोन एज वर्टिसिटी वेक्टर। तो वर्टिसिटी वेक्टर क्या होता है, सिंस कर्ल ऑफ क्यू इज नॉन जीरो, तो नॉन जीरो वेक्टर जिसके इक्वल हो जाता है कर्ल ऑफ क्यू, दिस जाई is called the verticity vector, and this flow is called vertex flow or also called as rotational flow, ठीक है। अब हमें वर्टेक्स फ्लो को, अगर फिर ये चीज लिखी थी कि वर्टेक्स फ्लो को अगर मैं चाहती हूँ कि पोटेंशियल काइंड का फ्लो हो जाए तो क्या करना, नेसेसरी कंडीशन क्या आती है पोटेंशियल के लिए कि कर्ल ऑफ वेलोसिटी वेक्टर शुड बी जीरो। तो यहाँ से जाई अगर जीरो हो जाएगा तो मेरा वर्टेक्स फ्लो किस में चेंज हो जाएगा, पोटेंशियल फ्लो में चेंज हो जाएगा, ओके। फिर वी डिड वर्टेक्स लाइन, हमने पहले स्ट्रीम लाइंस की थी। स्ट्रीम लाइंस में क्या था कि वेलोसिटी वेक्टर जो होता था, सॉरी स्ट्रीम लाइन में क्या था, स्ट्रीम लाइन कोई भी कर्व होता था फ्लूइड में सच दैट मैं उस
कर्व की किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करूंगी, सो डायरेक्शन ऑफ दैट टेंजेंट शुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द फ्लूइड, फ्लो ऑफ द फ्लूइड। तो वर्टेक्स लाइन भी सिमिलर वर्ड्स पे ही होता है, बट इसमें जो टेंजेंट ड्रॉ करूंगी मैं कर्व पे, उसकी डायरेक्शन ऑफ दिस वर्टिसिटी वेक्टर जो डिफाइन किया उसमें हो जाता है। सो द ओनली डिफरेंस इन स्ट्रीम लाइंस एंड वर्टेक्स लाइंस इज दैट स्ट्रीम लाइन में हमारे पास जब हम टेंजेंट ड्रॉ करते थे तो उसकी डायरेक्शन इज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर होती थी, और वर्टेक्स लाइन के किसी भी इंस्टेंट पर हम जब भी टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो उस टेंजेंट की डायरेक्शन और दिस वर्टिसिटी वेक्टर की डायरेक्शन सेम होगी। सो एक so इसमें वो vertex line is a curve drawn in the fluid such that tangent at every point is in the direction of the verticity vector, वही बता रखा है। अब इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम लाइंस में क्या था, अगर हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए देखें तो क्या था उसमें, एक तो टेंजेंट वेक्टर वो मैंने टी वेक्टर से डिनोट किया था, ठीक है, टी वेक्टर इज पैरेलल टू क्यू वेक्टर। यहाँ पे क्या है, टी वेक्टर इज पैरेलल टू दिस वर्टिसिटी वेक्टर जाई वेक्टर। तो स्ट्रीम लाइंस में जब इक्वेशंस बनाई थी तो हमारे पास आया था न्यूमरेटर में तो टेंजेंट वेक्टर के कंपोनेंट्स लिखे जा रहे थे, डिनोमिनेटर में वेलोसिटी वेक्टर के लिखे जा रहे थे। अब स्ट्रीम लाइन और वर्टेक्स लाइन में डिफरेंस क्या है, जहां पर वेलोसिटी वेक्टर था यहाँ पर ये वर्टिसिटी वेक्टर आ गया है। तो एक माइंड हम लगाएं तो ये हो सकता है कि हाँ जहाँ पे वेलोसिटी वेक्टर कंपोनेंट है वहां पे सीधा वर्टिसिटी वेक्टर कंपोनेंट आ जाएंगे, तो यही है और कुछ डिफरेंस नहीं है। डिनोमिनेटर में वहां पे वेलोसिटी वेक्टर कंपोनेंट है, यहाँ पे वर्टिसिटी वेक्टर के है। सो इफ xi which is a verticity vector has component xi1 xi2 xi3, तो इक्वेशन ऑफ वर्टेक्स लाइन ये थी। इसका प्रूफ सिमिलर वे में होगा जैसे हमने स्ट्रीम लाइन की इक्वेशंस का प्रूफ किया है। नाउ नेक्स्ट वर्टेक्स ट्यूब आई थी, इन द वे वी हैड स्ट्रीम ट्यूब, तो सिमिलर वे वी हैव वर्टेक्स ट्यूब की क्लोज्ड कर्व से अगर मैं वर्टेक्स लाइन ड्रॉ करती हूँ सो आई गेट अ वर्टेक्स ट्यूब। फिर हमने स्ट्रेंथ ऑफ द वर्टेक्स ट्यूब का एक वो किया था कि हर वर्टेक्स ट्यूब के पास उसकी एक स्ट्रेंथ होती है और वो स्ट्रेंथ कांस्टेंट क्वांटिटी होती है, ठीक है, एंड विच इज गिवन बाय दिस। एन जो था वो एक आउट यूनिट नॉर्मल था टू द आउटवर्ड ऑफ द सरफेस वर्टेक्स ट्यूब, जाई जो है वर्टिसिटी वेक्टर है और ये डेल एस सरफेस का क्रॉस सेक्शन एरिया ले रखा था। So this quantity is known as the strength of the vertex tube and it remains constant. Okay. फिर था अगर ये स्ट्रेंथ किसी की यूनिटी है, दिस वैल्यू इज इक्वल्स टू यूनिटी फॉर सम वर्टेक्स ट्यूब, देन दिस वर्टेक्स ट्यूब इज कॉल्ड द यूनिट वर्टेक्स ट्यूब। एंड फिर नेक्स्ट लाइन में बोला था, ये रिमार्क था एक प्रूफ के अंदर ही बुक में कि वर्टेक्स लाइन जो होती हैं वो हमेशा किसी इंटरनल पॉइंट्स पे फ्लूइड के किसी इंटरनल पॉइंट से ओरिजिनेट नहीं होंगी या टर्मिनेट नहीं होंगी, ये हमेशा वर्टेक्स लाइन है। सो वी कैन ड्रॉ वर्टेक्स लाइन ऑलवेज फ्रॉम द दिस क्लोज सरफेस बाउंड्री से ओरिजिनेट होंगी और वो टर्मिनेट हो सकती है बाउंड्री पे, ठीक है। सो दिस क्लोज सरफेस से वो ओरिजिनेट होती है वर्टेक्स लाइन हमेशा और टर्मिनेट होती है बाउंड्री पे, इनसाइड ऑफ द फ्लूइड किसी इंटीरियर पॉइंट पे ओरिजिनेट नहीं होती वर्टेक्स, ना ही टर्मिनेट होती। तो दिस वाज अ रिमार्क। अच्छा एक ये भी हो गया था रोटेशनल और इरोटेशनल फ्लो में। अगर हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए देखें कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है, तो फिजिकली अ फ्लो इन विच फ्लूइड पार्टिकल्स डू नॉट रोटेट अबाउट देयर ओन एक्सिस व्हाइल फ्लोइंग इज सेड टू बी इरोटेशनल। अगर कोई भी फ्लूइड पार्टिकल्स अपने एक्सिस पे रोटेट ना करे ना तो वो इरोटेशनल फ्लो हो जाता है, जहां पर हमारा क्या था भी ऊपर किया कि वेलोसिटी वेक्टर का कर्ल जो है वो जीरो होता है। और रोटेशनल में क्या हो जाता है कि a flow in which fluid particles rotates about their own axis is called rotational flow. Okay, तो हमने कल अभी तक ये किया है। आज हम करेंगे लोकल पार्टिकल चेंज वगैरह ये जो। अच्छा, जब ये जो डेफिनेशन करी थी ना वेक्टर वेलोसिटी पोटेंशियल की, this phi is called velocity potential, termed as velocity potential, or is phi x y z क्योंकि it is a function of x y z, so this is phi x y z equals to some c are called equipotential surfaces, ठीक है, इनको equipotential surfaces भी बोलते हैं। हमने ऐसे ऐसे लिया था, ठीक है, तो हमारे पास फाई आ गया था क्योंकि कर्ल क्यू जीरो था। सो यहाँ पे लोग द सरफेसेस फाई एक्स फाई जेड टी पे भी डिपेंड है इक्वल्स टू सम कांस्टेंट आर कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेसेस और इक्विपोटेंशियल्स। एंड ये जो चीज थी द
इक्वेशन 1 एंड 2 शो दैट कि हर पॉइंट पे जो ये इक्विपोटेंशियल्स होंगे और जो स्ट्रीम लाइंस होंगी उन दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो 90 डिग्री का होगा। वही लिखा हुआ है कि एट ईच पॉइंट ऑफ द फील्ड ऑफ फ्लो द इक्विपोटेंशियल्स आर कट ऑर्थोगोनली। ऑर्थोगोनली मतलब 90 डिग्री के एंगल से by the streamlines. So what we have to show is that कि मैं phi x y z t some constant लूंगी फंक्शन और मेरे पास इक्वेशन ऑफ स्ट्रीमलाइंस ये हैं, तो मेरे को क्या दिखाना है कि इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री होना चाहिए। तो देखो वो कैसे है। हमें पता है कि अगर हमें दो कर्व को ये बताना है कि दे बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, सो वी हैव अ कांसेप्ट ऑफ dy by dx दैट इज स्लोप ऑफ दैट कर्व। ठीक है, तो उसके लिए क्या होता है कि वी डिड इट इन आर 10th 12th कि अगर दो कर्व्स को मेरे को परपेंडिकुलर दिखाना होता है तो मैं उन दोनों की स्लोप लूंगी, तो उनका प्रोडक्ट शुड बी -1। ठीक है, सो वही चीज हम इसमें यूज करेंगे। सो at all points of the fluid of flow the equipotentials that are phi x y z t equals to some constant जो स्केलर फंक्शन आए थे जिसको हमने वेलोसिटी पोटेंशियल बोला था, are cut orthogonally by streamlines. So phi x y z constant are equipotential surfaces. So constant है तो let's say मैंने equals to some c constant ले लिया, तो दिस इम्प्लाइज व्हाट कि जब मैं इसका टोटल डेरिवेटिव करूंगी तो मेरे पास क्या आएगा, डेल फाई अपॉन डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल फाई अपॉन डेल वाई डी वाई इक्वल्स टू जीरो आ जाएगा, क्योंकि इट इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट ना। तो इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करोगे, विद रिस्पेक्ट टू वाई करोगे तो वो जीरो आ जाएगा। और हमारे पास इसके मतलब क्या हो गया, क्योंकि क्यू जो था वो माइनस टाइम्स ऑफ ग्रेडियंट ऑफ फाई था, दैट इज मैं एक बार 2D में कंसीडर कर रही हूँ क्योंकि स्लोप्स अभी तक जो किया है ये वाला कंसेप्ट वो हमने 2D में किया है। सो अगर 2D में हमने वेलोसिटी वेक्टर लिया है, सो इट हैव्स टू कंपोनेंट्स ओनली इन एक्स डायरेक्शन एंड वाई डायरेक्शन, दैट इज यू वी। ये क्या है, ये वेलोसिटी वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन है। सो दिस इम्प्लाइज व्हाट, यू डी एक्स प्लस वी डी वाई इक्वल्स टू जीरो। अब देखो द स्लोप ऑफ द इक्विपोटेंशियल लाइन इज गिवन बाय dy by dx phi equals to c। तो इसका स्लोप कैसे दिया जाएगा, माइनस यू बाय वी, यहाँ से कर लेंगे। सिंस यू डी एक्स प्लस वी डी वाई इक्वल्स टू जीरो, तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स जब मैं निकालूंगी तो ये आ जाएगा माइनस यू बाई वी। ओके, एंड ऑन द अदर हैंड अगर मेरे को स्लोप ऑफ स्ट्रीम लाइन चाहिए, स्ट्रीम लाइन्स इक्वेशंस कैसे थी, यहाँ पे लिखी नहीं हुई है, देखो स्ट्रीम लाइन्स थी अभी नहीं है, फिर पहले मैं होगी। यहाँ से देख लो, यहाँ पे बस स्ट्रीमलाइन में क्या था, Xi1 Xi2 Xi3 की जगह पे UVW थे। तो मेरे को क्या चाहिए, स्ट्रीमलाइन का यहाँ पे UVW लेके चलो एक बार, बिकॉज वी वांट स्ट्रीमलाइन इक्वेशन। सो व्हाट वी वांट इज dy by dx ऑफ दिस लाइन। तो वो क्या आ जाएगा, dy by dx इधर लूंगी, यहाँ पे v था तो वो v इधर आ जाएगा। सो dy by dx इज इक्वल्स टू v by u, वही लिखा होगा। तो dy by dx ऑफ स्ट्रीमलाइन लाइंस इज गिवन बाय v by u। अब इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, विच शोज दैट इक्विपोटेंशियल सरफेसेस एंड स्ट्रीमलाइंस आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। ये डायग्राम से बता रखा है। अगर ये कोई मेरे पास स्ट्रीमलाइन है फ्लो के अंदर एंड दीज आर आर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, सो एंगल बिटवीन देम शुड बी 90 डिग्री। ओके, तो क्लियर है यहाँ तक कि स्ट्रीमलाइंस और जो ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेस थे वो ऑर्थोगोनल इस वजह से बोल रहे थे, बिकॉज अब हमने दोनों के स्लोप्स लिए ऑफ दोज लाइंस एंड देयर उनका प्रोडक्ट क्या आ गया, -1 आ गया। सो दिस इम्प्लाई दे आर ऑर्थोगोनल। आगे करें। Yes. ओके, नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है, लोकल एंड पार्टिकल रेट्स ऑफ चेंज। ये भी हो गया है, हाँ यही आता है इसमें। तो देखो इसमें क्या है, ये कोई पॉइंट P है
जहाँ पे पोजीशन वेक्टर है एक्स वाई जेड एंड दिस इज अ पॉइंट पी डैश विद द कोऑर्डिनेट्स एज एक्स प्लस डेल एक्स वाई प्लस डेल वाई जेड प्लस डेल जेड। सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं क्या होती है। देयर आर टू कंसेप्ट्स, एक तो लोकल रेट ऑफ चेंज है, एक पार्टिकल रेट ऑफ चेंज है। लोकल रेट ऑफ चेंज क्या होता है? इट इज द रेट ऑफ चेंज एट अ पॉइंट पी एक्स वाई जेड कंसीडर्ड फिक्स्ड इन स्पेस। मतलब ये किसी भी पार्टिकल का रेट ऑफ चेंज होगा एट सम स्पेसिफिक पॉइंट, किसी फिक्स्ड पॉइंट पे। अगर हम चेंज देखते हैं किसी पार्टिकल का विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, देन इट विल बी लोकल रेट ऑफ चेंज। एग्जाम्पल्स, फॉर एग्जाम्पल डेल क्यू बाई डेल टी, डेल रो बाई डेल टी आर एग्जाम्पल्स ऑफ लोकल रेट ऑफ चेंज। एंड पार्टिकल रेट ऑफ चेंज क्या होता है? डी क्यू बाई डी टी डेल रो बाई डेल टी, जहाँ पर टोटल डेरिवेटिव्स यूज होते हैं। देखो लोकल डेरिवेटिव्स में यहाँ पे हमने पार्शियल डेरिवेटिव्स यूज करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये किसी पॉइंट पे चेंज होता है, पूरा चेंज नहीं होता पार्टिकल का, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। बट पार्टिकल रेट ऑफ चेंज में क्या होता है? टोटल टाइम डिफरेंशिएशंस फ्लोइंग द फ्लूइड पार्टिकल्स एंड आर कॉल्ड पार्टिकल रेट्स ऑफ चेंज। सो सिंपली पार्टिकल रेट ऑफ चेंज में कंप्लीट रेट ऑफ चेंज होता है पार्टिकल्स का। सो this will include total derivatives and particle rate of change के examples dq by dt, d rho by dt are these examples. So difference clear है? local rate of change में एक particular point पे देखते हैं हम rate of change, complete change नहीं बताता ये particle का, whereas in particle rate of change वो complete change बताता है rate of change किसी भी particle का। so उसका proof कैसे है? इक्वेशंस होती है ना कुछ, वो बता रखा है। सो सपोज करो कि a particle of fluids moves from pxyz at time t to t dash this point, ठीक है, कोई भी हमने पार्टिकल ले लिया, फ्लूइड पार्टिकल, इट मूव्स फ्रॉम दिस टू दिस एट टाइम t। नाउ अब हम इस मूवमेंट में जो चेंज आएगा ना वो कंसीडर करेंगे यहाँ पे। सो लेट एफ एक्स वाई जेड एट टाइम टी पे उस पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर ये था, एट टाइम टी प्लस डेल्टा टी पे वो यहाँ पर पी डैश पे पहुंच गया एंड it has position vector as this. So let fxyz be a scalar function associated with some property of the fluid. तो कोई भी fxyz मैंने scalar function ले लिया, उसकी कुछ property of the fluid को satisfy करता है, क्योंकि हमें fluid particle चाहिए तो it has some property of the fluid. For example कुछ भी हो सकता है, ये example के लिए density ले लो, चाहे हमारा वेलोसिटी वेक्टर होगा, कुछ भी होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने डेंसिटी ले लिया। नाउ देन इन द मोशन ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम p टू p डैश, p पॉइंट से p डैश पॉइंट ए, द टोटल चेंज ऑफ f, दिस टोटल चेंज कैसे डिनोट करते हैं? हमने पहले भी किया है। टोटल डेरिवेटिव किसी भी फंक्शन का हम बताते तो क्या होता है? डी एफ इक्वल्स टू डेल एफ अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल एफ अपॉन डेल वाई इंटू डी वाई प्लस डेल एफ अपॉन डेल जेड इंटू डी जेड। यहाँ पे सिंस इट इज डिपेंडेंट ऑन बोथ सबके सब एक्स वाई जेड एंड टी, सो वी हैव डेरिवेटिव्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड एंड ऑल्सो विद रिस्पेक्ट टू टी। सो जो डी एफ था ना वो यहाँ पे इसने ये इससे रिप्रेजेंट कर दिया है, ठीक है। दिस इज नॉट द पार्शियल वाला, दिस इज सिंपली द डी इटसेल्फ, लेकिन यहाँ पे इसने इस तरीके से इसको लिखा हुआ है। सो डेल एफ इज डी एफ इज इक्वल्स टू डेल एफ अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल एफ अपॉन डेल वाई इंटू डी वाई प्लस डेल एफ अपॉन डेल जेड इंटू डी जेड प्लस डेल एफ अपॉन डेल टी इंटू डी, ठीक है। ये तो हो गया टोटल चेंज ऑफ एफ। नाउ मेरे को टोटल रेट ऑफ चेंज ऑफ एफ चाहिए एट पॉइंट पी एट टाइम टी, मतलब इसका रेट ऑफ चेंज दैट इज डेल ऑफ एफ अपॉन डेल टी आएगा, लिमिट डेल टी टेंड्स टू जीरो, वो क्या बन जाएगा? डी एफ अपॉन डी टी कंप्लीट वाला। तो डी एफ अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू दिस, और यहाँ पे भी आर एच एस में जब अप्लाई करेंगे हम दिस, तो हमारे पास क्या आएगा? डेल एफ अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स अपॉन डी टी, क्योंकि लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, दिस डेल एक्स अपॉन डेल टी इज इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन डी टी, कंप्लीट हो गया। तो डेल एफ अपॉन डेल वाई डी वाई बाई डी टी, और ये सब आ जाएगा। दिस इज व्हाट टोटल रेट ऑफ चेंज ऑफ एफ एट पॉइंट पी, ठीक है। और यहाँ से ये इक्वेशन आ जाएगी। नाउ नेक्स्ट, अगर Q इज इक्वल्स टू यू वी डब्ल्यू है, तो हमें पता है डी एक्स अपॉन क्यू क्या होता था? डी आर वेक्टर अपॉन डी टी, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। और आर वेक्टर एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड जे कैप होता था, तो डी एक्स अपॉन डी टी यू होता था, डी वाई अपॉन डी टी वी होता था, डी जेड अपॉन जी टी डब्ल्यू होता था। ये सारे जो डेरिवेटिव्स थे वो कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी के इक्वल होते थे रिस्पेक्टिवली।
सो ये इक्वेशन ऐसे आ जाएगी, q इक्वल्स टू यूवी डब्ल्यू हैज q हैज कंपोनेंट्स एज यूवी डब्ल्यू। नाउ अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, df अपॉन dt, ठीक है, इज इक्वल्स टू, देखो ये चीज क्या है, मैं अगर यू आई कैप प्लस वी जे कैप प्लस डब्ल्यू के कैप का डॉट प्रोडक्ट करूँ किसके साथ, डेल एफ अपॉन डेल एक्स आई कैप, डेल एफ अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल एफ अपॉन डेल जेड के कैप, तो यही वाली टर्म आएगी, सो वही लिखा हुआ है। एंड दिस डेल एफ अपॉन डेल एक्स डेल एफ, ये आई कैप इज नथिंग बट gradient of f, so q dot this gradient of f plus del f upon del t को as it is आप। तो नेक्स्ट इज सिमिलर फॉर अ वेक्टर फंक्शन, हमने अभी स्केलर फंक्शन लेके और फिर बताया था कि ये कैसे डिनोट होते हैं पार्टिकल रेट ऑफ चेंज, अगर हमारे पास वेक्टर फंक्शन है तो भी हम ये सब प्रूव जो हमने किया है ऊपर वो सब कुछ कर सकते हैं। सो सिमिलर फॉर अ वेक्टर फंक्शन एफ एक्स वाई जेड विथ सम प्रॉपर्टीज, एग्जाम्पल अब वेलोसिटी ले लिया, वहाँ पे स्केलर था तो डेंसिटी ले लिया एग्जाम्पल के लिए, यहाँ पे वेक्टर फंक्शन है तो हमने वेलोसिटी ले लिया, तो सिमिलर कंडीशन विल होल्ड्स, वेक्टर को फंक्शन को एफ से रिप्रेजेंट कर दिया तो वो सारा सेम आएगा, बस स्मॉल एफ की जगह कैपिटल एफ आ जाएगी कि हमने कैपिटल एफ। Okay, thus for both scalars and vector functions we can obtain a relationship that is d upon dt equals to q dot this curl plus del upon del t। सो ये कभी भी ये आगे चल के ये जब भी वैल्यू, मतलब जब हम क्वेश्चंस भी करेंगे या और रिजल्ट्स करेंगे, सो वी हैव द केसेस जहाँ पे हमारे पास ये वैल्यू आएगी तो हम उसको सीधा इससे रिप्लेस कर देंगे, सो दिस इज एन इक्वेशन वी गेट हियर। नाउ अब देखो यहाँ इसका यूज करके इसमें डेफिनेशन दे रखी है, दस df upon dt or df upon dt, that is total rate of change of f, are called total time differentiations following the fluid particle and are called the particle rates of change। so एक चीज मतलब इसमें क्या है, इसका मेन मोटिव इज दैट कि जहाँ पर टोटल रेट ऑफ चेंजेस होते हैं ना कोई भी फ्लूइड पार्टिकल के लिए, तो वो बोले जाते हैं पार्टिकल रेट्स ऑफ चेंजेस, एंड इट विल इंक्लूड टोटल रेट ऑफ चेंज, दैट इज ये वाला d बाई डी टी इंक्लूड होता है जहाँ पर कंप्लीट डेरिवेटिव्स इंक्लूड होते हैं, ठीक है। ऑन द अदर हैंड द पार्शियल टाइम डेरिवेटिव्स, दीज आर पार्शियल डेरिवेटिव्स, सो इनको पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सो जहाँ पे पार्शियल टाइम डेरिवेटिव्स इंक्लूड होते हैं दैट मीन्स वो किसी पॉइंट पे हमारा रेट ऑफ चेंज बता रहे हैं, सो दीज आर कॉल्ड लोकल रेट्स ऑफ चेंज। सो ये डिफरेंस है लोकल रेट्स ऑफ चेंज में और पार्टिकल रेट ऑफ चेंज में। पार्टिकल रेट ऑफ चेंज कंप्लीट रेट ऑफ चेंज की बात करेगा एंड इट इंक्लूड्स कंप्लीट डेरिवेटिव्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वेयरएज लोकल रेट ऑफ चेंज किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट पर रेट ऑफ चेंज की बात करेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड इट विल इंक्लूड पार्टिकुलर पार्शियल रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और ये जो ऑपरेटर होता है डी, इसको कंप्लीट ऑपरेटर को कैपिटल डी से भी रिप्रेजेंट करते हैं ना, डी बाई डी टी से, तो दिस ऑपरेटर डी बाई डी टी और यू कैन से इन कैपिटल डी बाई डी टी इज कॉल्ड द मटेरियल डेरिवेटिव और पार्टिकल डेरिवेटिव, एंड वेयरएज दिस पार्शियल डेरिवेटिव का ऑपरेटर जो होता है वो क्या कहलाता है हमारा लोकल डेरिवेटिव और लोकल रेट ऑफ चेंज। सो ये सब था लोकल पार्टिकल रेट ऑफ चेंज में और पार्टिकल रेट ऑफ चेंज। नाउ नेक्स्ट है कि q डॉट कर्ल ऑफ एफ, ये जो डेफिनेशन आई है यहाँ पे, ये जो क्वांटिटी आई थी इसको क्या बोलते हो, उसकी डेफिनेशन दे रखी है कि q डॉट gradient of f or q dot a represents the rate of change due to the motion of the particle along its path, so it represents the rate of change along the motion of the particle along its path। ये डेफिनेशन दे रखी है, इसको ये क्वांटिटी है क्या, ठीक है। जहाँ तक इन दोनों डेफिनेशंस में किसी को डाउट हो सो फील फ्री टू आस्क। इसके बाद हम इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी स्टार्ट करेंगे। किसी को कोई भी डाउट हो इन दोनों डेफिनेशंस में, जो लोकल रेट ऑफ चेंज था और पार्टिकल रेट ऑफ चेंज था, नहीं तो फिर मैं आगे करती हूँ क्योंकि टाइम नहीं बचेगा, आज कंप्लीट करना है।
ओके, नाउ नेक्स्ट कंसेप्ट इज इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। ठीक है, इसमें क्या है हम मैंने शुरू में बताया था कि फ्लूइड डायनामिक्स में वी विल फॉलो न्यूटन्स लॉ। ठीक है, हम आइंस्टीन वाला लॉ फॉलो नहीं करेंगे। दैट इज न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या था कि मास जो होता है वो हमेशा कंजर्व्ड रहता है, वेयर एज आइंस्टीन वाला था कि मास गोज ऑन डिफॉर्मेशन और डिकम्पोजिशन, वट एवर यू विल से। सो तो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी क्या बताता है बेसिकली, इट विल शो द कंजर्वेशन ऑफ मास इन मैथमेटिकल टर्म्स। ठीक है, सो फर्स्ट एक डेफिनेशन है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की क्या थी। द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट्स दैट द फ्लूइड मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, एंड द इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी बताएगा कि इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी में होता क्या। द इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी एम्स एट एक्सप्रेसिंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, विच इज दिस कि दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन मैथमेटिकल फॉर्म। कि फ्लूइड के अंदर, जो भी हमारा फ्लूइड है उसके अंदर मास जो है वो कंजर्व्ड रहेगा, इट कैन नाइदर बी डिस्ट्रॉयड नॉर बी क्रिएटेड। ओके, इट एक्सप्रेस दैट, ये और वर्ड में बताया, इट एक्सप्रेसेस द फैक्ट दैट द इंक्रीज इन द मास ऑफ द फ्लूइड विद इन एनी क्लोज सरफेस। जितना मास यहाँ पे मान लो इस क्लोज सरफेस के अंदर फ्लूइड ले रखा है जो मैंने, अगर जितना भी मास इंक्रीज होगा इसके अंदर in the fluid in any time must be equal to the excess of the mass of the flow in over the mass that flows out। वो किसके इक्वल होगा, जितना मास ऑफ द फ्लूइड इज मूविंग आउट ऑफ द फ्लूइड। दैट इज फिर से कि जितना मास फ्लूइड के अंदर इंक्रीज हो रहा है, जितना इंक्रीज आएगा मास ऑफ द फ्लूइड में, दैट विल बी इक्वल्स टू द मास ऑफ द फ्लूइड दैट गोज आउट ऑफ दिस क्लोज्ड सरफेस। ओके, सो इसकी डेफिनेट इक्वेशन देखो कैसे दे दिया है। हमने यहाँ पर एच कोई भी क्लोज सरफेस कंसीडर कर रखा है मैंने, जिसके अंदर फ्लूइड है, ड्रॉन इन द फ्लूइड, एंड एस कंटेन्स वॉल्यूम वी ऑफ द फ्लूइड। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड क्या है, वी है, एंड एस इज द क्लोज सरफेस फ्लूइड के अंदर। नाउ मैंने कोई भी पॉइंट P ले लिया, P x y z be any point of S, and let rho x y z T be the fluid density at point T। इस पॉइंट पे फ्लूइड की डेंसिटी रो है at time T, and let ds denote the element of the surface S enclosing P। इस P पॉइंट के अराउंड एक मैंने स्मॉल ds वेक्टर ले लिया। ठीक है, सरफेस एलिमेंट ले लिया, वेक्टर नहीं सरफेस एलिमेंट ले लिया। अब इस पॉइंट P को मैंने, क्योंकि यहाँ पे फ्लूइड था तो फ्लूइड की कुछ वेलोसिटी होगी विच इज दिस, एंड एन कैप इज द यूनिट नॉर्मल आउटवर्ड टू द सरफेस। Let d is denote the element of the surface S enclosing P, and let n cap be the unit normal drawn at P outwards to ds। n cap is the unit normal vector, okay, और q is the velocity at point P। और नॉर्मल, अच्छा अब क्यू वेलोसिटी दे रखी है, एन कैप उसका आउटवर्ड नॉर्मल था, तो नॉर्मल कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी आउटवर्ड फ्रॉम वी शुड बी इक्वल्स टू एन कैप इनटू क्यू वेक्टर। ये तो हमें पता ही है कि जो अगर नॉर्मल वेक्टर दे रखा है किसी सरफेस का और हमारे पास वेलोसिटी है, तो उस वेलोसिटी का नॉर्मल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, दैट वेक्टर। ठीक है, इनटू क्यू वेक्टर। नाउ नेक्स्ट इज, हमें बेसिकली इसमें चाहिए क्या कि जितना मास मेरा फ्लूइड से बाहर जाए और जितना इंक्रीज अंदर हो मास, वो दोनों क्वांटिटीज चाहिए, और लास्ट में मैं अकॉर्डिंग टू इट्स डेफिनेशन उन दोनों को इक्वेट कर दूँ। तो बेसिकली ये सब करेंगे। तो सब अभी हम सबसे पहले क्या देख रहे हैं कि कितना मास हमारा बाहर जा रहा है सरफेस से। तो पहले मैं डीएस एरिया देखूंगी, किसी पॉइंट पे स्मॉल सरफेस एलिमेंट देखूंगी, और मेरे को क्योंकि पूरे इस सरफेस से चाहिए था तो मैं इंटीग्रेट कर दूंगी ओवर एस। तो ये कंप्लीट सरफेस के ऊपर जो हमारा मास फ्लोइंग आउट ऑफ दैट क्लोज सरफेस होगा वो आ जाएगा इंटीग्रेट से। सो वही कर रखा है कि मास ऑफ द फ्लूइड फ्लोइंग आउट ऑफ द डीएस पर यूनिट टाइम इज इक्वल्स टू दिस। देखो मास डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो ये वहां से आया है। दैट इम्प्लाइज मास क्या हो जाएगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, एंड वॉल्यूम इज आल्सो गिवन बाय एरिया इनटू वेलोसिटी।
तो दिस वाज वेलोसिटी जो था उसका नॉर्मल कंपोनेंट इनटू डीएस हमारा क्या था, एरिया था। ओवर डीएस लिया है मैंने, लिखा हुआ मास ऑफ द फ्लूइड फ्लोइंग आउट ऑफ डीएस पर यूनिट टाइम इज दिस। ठीक है, इसको इसने ऐसे लिख लिया है या इसको ऐसे भी रहने दो, कोई नहीं। आगे मास ऑफ द फ्लूइड फ्लोइंग आउट ऑफ एस, मैंने बताया था अभी, पहले हम डीएस लेंगे और फिर हम पूरे पे जाएंगे। पूरे पे कैसे जाएंगे, क्योंकि मेरे को एक स्मॉल पॉइंट, एक पॉइंट पे पता है स्मॉल सरफेस एलिमेंट पे, मेरे को इस पूरे का चाहिए, तो क्या इंटीग्रेट करके मैं सारे पॉइंट से पूरे एस पे जा सकती हूँ, इंटीग्रेट ओवर एस। तो पूरे अगर एस के लिए हमें देखना है कि कितना फ्लूइड का मास बाहर निकल रहा है, तो दैट इम्प्लाइज हम क्या करेंगे, इंटीग्रल इंटीग्रेट करेंगे ओवर एस। So integration over x, this is the total mass of the fluid flowing out of the surface, closed surface s per unit time. अब ये जो चीज है यहाँ से n के बाहर आ जाएगा एंड दिस इज इक्वल्स टू डेंसिटी इनटू वेलोसिटी वेक्टर ds। अब हम लगा देंगे गोस डाइवर्जेंस थ्योरम। वहां पर क्या होता था हमारे पास, अगर इंटीग्रल ओवर सरफेस n डॉट सम वेक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ओवर वॉल्यूम पे आ जाता था, सरफेस का इंटीग्रल वॉल्यूम पे आ जाता था, और वो वहां पर डाइवर्जेंस ऑफ दैट वेक्टर हो जाता है। तो वही लगा रखा है, एन डॉट दैट डॉट दिस वेक्टर ओवर एस इज इक्वल्स टू डाइवर्जेंस ऑफ दिस वेक्टर ओवर वॉल्यूम वी डी। ठीक है, गोस डाइवर्जेंस थ्योरम से आई है ये चीज। नाउ नेक्स्ट इज, अब हमने टोटल मास ऑफ द फ्लूइड फ्लोइंग आउट ऑफ द सरफेस को देख लिया। अब हम ये देखेंगे कि कितना मास वहां पे इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, दैट इज रेट ऑफ द चेंज ऑफ मास। तो वही द मास ऑफ द फ्लूइड कंटेन्ड विद इन द वॉल्यूम v एट t इज, एट टाइम t इज, मास क्या होता है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, तो सीधा वही लिखा हुआ है कि दिस इज इक्वल्स टू रो dv, लेकिन हमें कंप्लीट वॉल्यूम v का चाहिए था, तो ओवर v मैंने इंटीग्रेट कर दिया। दिस इज द टोटल मास ऑफ द फ्लूइड कंटेन्ड विद इन द वॉल्यूम v। नाउ रेट ऑफ द डिक्रीज ऑफ द मास ऑफ द फ्लूइड विद इन v मतलब ये सारा मास था, इसका रेट ऑफ डिक्रीज, डिक्रीज में जब हमें पता है कि डिक्रीज में हम डेरिवेटिव जब करते हैं तो नेगेटिव साइन और आ जाता है, इंक्रीज में पॉजिटिव होता है, सो नेगेटिव साइन तो उस वजह से आया है। एंड डिक्रीज करना है तो यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव यूज करें कि डेल बाई डेल टी ऑफ दिस रो डी। ठीक है, दिस इज द डिक्रीज ऑफ द मास ऑफ द फ्लूइड विद इन वॉल्यूम। ये मास था, इसका डिक्रीज ये हो गया। अब इसको सोल्व किया हुआ आगे कि ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव बाहर रख लो एक बार के लिए, तो यहाँ पे से आ जाएगा इंटीग्रल ओवर v। तो मैं अगर इसके अंदर डालूंगी इसको डेल को, तो एक बार रो के साथ आ जाएगा, एक बार v के साथ आ जाएगा, तो कैसे आएगा, दिस इज इक्वल्स टू डेल रो बाय डेल टी इंटू डी वी प्लस रो, जब ये आएगा तो इंटीग्रल तो कैंसिल हो जाएगा एंड दिस इज इक्वल्स टू डेल v बाय डेल टी, तो ये वैल्यू आ जाएगी, माइनस अंदर ले लो, दैट विल बी माइनस टाइम्स ऑफ इंटीग्रल ओवर v डेल रो बाय डेल टी इंटू डी वी माइनस ऑफ रो डी वी डेल v बाय डेल टी। नाउ v जो है क्या थी, वो वॉल्यूम थी। अब वॉल्यूम इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, वॉल्यूम हमेशा इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम रहती है, इसकी ऐसा यूनिट भी देखे तो लीटर क्यूब ऐसी कुछ होती है। ठीक है, सो इट डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम। सो ये क्या था कि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सिंस इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, तो ये जो टर्म होगी वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। So del v by del t equals to 0. So what we are having is the rate of decrease of mass of the fluid within v is equals to, सिर्फ ये quantity बच जाएगी कि माइनस टाइम्स ऑफ इंटीग्रल ओवर v डेल रो बाय डेल टी इंटू डी वी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, अच्छा इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। और जब भी हम ये लो बताते हैं तो एक अजम्पशंस हमेशा लेके चलनी होती है कि फ्लूइड के अंदर ना ही कुछ ऐसे सोर्सेज हैं और ना ही कुछ, मतलब आप ये मान लो कि उसके अंदर कुछ होल्स वगैरह नहीं है कि फ्लूइड एंटर हो जाए या फ्लूइड वहां से निकल सके। तो वही लिख रखा है, सपोज दैट द रीजन बी ऑफ द फ्लूइड contains neither sources nor sinks, that is there are no inlets or outlets through which fluid can transfer from the region। मतलब जो मैंने वो वॉल्यूम ली थी ना, उसके अंदर से जितना मेरा मास है वो रहेगा, ना ही तो ये है कि बीच में जब फ्लो कर रहा है मेरा फ्लूइड तो एयर तो कुछ वहां पर अदर सोर्सेज है जिसकी वजह से मेरा मास ऑफ द फ्लूइड चेंज हो रहा है, तो वो हम लेके नहीं चल रहे हैं, उसको हम इग्नोर कर रहे हैं। So there are no inlets and outlets through which the fluid can transform from the region। अब लो कंजर्वेशन ऑफ फ्लूइड मास क्या था
कि द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ द मास, वही था ना कि जितना अगर मास फ्लूइड के अंदर चेंज होगा, जितना उसके अंदर इंक्रीज और डिक्रीज आएगा, दैट शुड बी इक्वल टू द मास जितना उस फ्लूइड से बाहर निकलेगा। तो वही लिख रखा है। देन बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ फ्लूइड मास द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ मास ऑफ द फ्लूइड विद इन वॉल्यूम वी मस्ट बी इक्वल टू द मास ऑफ द फ्लूइड फ्लोइंग आउट ऑफ एस पर यूनिट टाइम। एक तरह से तभी तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होल्ड करेगा ना, तभी इसका मतलब, तभी जो चीज हम प्रूव करना चाह रहे हैं कि मास शुड बी रिमेन कंजर्व, वो इस चीज से क्लियर हो रहा है कि हम मास को कंजर्व रख रहे हैं। जितना डिक्रीज हो रहा है तो उतना ही मास वो निकल जा रहा है, कहीं और नहीं जा रहा। सो हैंड फ्रॉम 1 and 2 अब हमारे पास क्या है, रेट ऑफ डिक्रीज का रेट भी है मास ऑफ द फ्लूइड का, और हमारे पास वो भी है कि कितना मास ऑफ द फ्लूइड इज मूविंग आउट ऑफ द वॉल्यूम वी। तो अब हम इन दोनों को इक्वेट कर देंगे, ठीक है। That is equals to divergence of rho into velocity vector dv over v minus times of integral over v partial derivatives of density vector into dv. So this implies what? इसको LHS पे ले आओ. So it is equals to del rho by del t plus divergence का सिंबल ये into rho of q vector dv equals to 0. इससे ये आ जाएगी. अब since v is any volume ना consists in the field the fluid. So V is arbitrary, so V में assume V to shrink at a point. मतलब negligible volume ले लो, बहुत छोटी सी volume है, point ही ले लो, point की क्या ही volume होगी। तो ये integral अगर V such a volume है, तो this integral will be equals to this quantity itself, ठीक है। तो यहाँ से वही लिखा हुआ है कि it is equals to del rho by del t plus divergence of rho q equals to 0. So this is the ये जो equation निकली है ना अभी, this is the equation of continuity and it holds at every point of the fluid. p x y z मैंने कोई भी एक पॉइंट लिया था उससे ये इक्वेशन लाए हम, so it holds at every point of the fluid and thus represents the conservation of mass. So this is the equation of continuity. यहाँ तक क्लियर है सभी को? कुछ भी डाउट किसी भी पॉइंट में प्रूफ जब हमने किया है या फिर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या बताना चाह रहा है वो क्लियर ना हो, सो प्लीज आंसर। किसी को डाउट है अभी तक जो करवाया है उसने? बोलो ताकि फिर अगर नहीं है डाउट तो मैं आगे करती हूँ। No doubt, continue. दिस इज द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी वी गॉट, ठीक है। अब कोरोलरीज है हमारे पास, ये आ गया तो अब हम पता क्या लिखेंगे, डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस होंगी, उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास वैल्यूज आएंगी इन टर्म्स की, तो उसके अकॉर्डिंग इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कैसे कैसे चेंज होती है। तो देखो क्या है नाउ, ये टर्म ये आया है, ये क्या है, डाइवर्जेंस ऑफ रो इनटू वेलोसिटी वेक्टर क्यू वेक्टर। अब हमें पता है वेक्टर कैलकुलस से कि दिस इज इक्वल्स टू, डाइवर्जेंस होता है दो वेक्टर्स का, वो क्या होता है, एक बार तो इस पे आ जाता है डाइवर्जेंस, एक बार इस पे आ जाता है डाइवर्जेंस, और बीच में प्लस का साइन आ जाता है। तो वही लिखा हुआ है कि दिस इज इक्वल्स टू, वो आइडेंटिटी लगाई हुई है, दिस इज इक्वल्स टू डाइवर्जेंस ऑफ रो इनटू क्यू वेक्टर प्लस रो एज इट इज इनटू डाइवर्जेंस ऑफ क्यू वेक्टर, ठीक है। तो इसकी वैल्यू अब ये रही, अब ये थर्ड में पुट कर देंगे, सो थर्ड विल बिकम एज दिस कि डेल रो अपॉन डेल टी रो इनटू क्यू वेक्टर प्लस डाइवर्जेंस ऑफ रो इनटू। अब क्या कर रखा है, कोई भी दो ले रखे हैं उनसे रो कॉमन ले रखा है, एक तो ये ले रखा है, ठीक है, और एक ले रखी है ये, ठीक है। इन दोनों में से थर्ड वाला फर्स्ट वाला, इन दोनों में से रो कॉमन ले लो तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अपॉन डेल टी प्लस क्यू वेक्टर डॉट दिस कर्ल इज इक्वल्स टू इनटू में रो प्लस ये एज इट इज है, ये एज इट इज है। अब मैंने ये ऐसे क्यों लिया, क्योंकि देखो मैंने जब स्टार्टिंग में लोकल रेट ऑफ चेंज पार्टिकल रेट ऑफ चेंज पाए थे तो हमने एक क्वांटिटी डेराइव करी थी, उसको हमने कंप्लीट डेरिवेटिव के इक्वल लिखा था दिस ना, क्या था यहाँ से कि डेल अपॉन डेल टी क्यू डॉट दिस डाइवर्जेंस इज इक्वल्स टू डी अपॉन डी टी। तो अब इसकी वैल्यू हमारे पास आई है तो हम उसको यहाँ इससे रिप्लेस कर देंगे, वही करेंगे।
ये आ गया। इसकी वैल्यू d अपॉन डी टी होती है, तो d अपॉन डी टी को क्या तो कैपिटल D अपॉन डी टी लिख देते हैं या स्मॉल d अपॉन डी टी, तो वही लिखा हुआ है कि दिस इज इक्वल्स टू कंप्लीट रेट ऑफ चेंज ऑफ ये रेट हाइट, वो हो गया प्लस ये एज इट इज, ये रीजन दे रखा है मैंने d अपॉन डी टी कैसे लिखा, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी दिस क्वांटिटी इज इक्वल्स टू टोटल डेरिवेटिव। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ गया डिफरेंट केस है। देखो इन द स्पेशल केस ऑफ स्टेडी फ्लो क्या था हमारा कि मेरे पास फ्लो पैरामीटर, वो फ्लो जिसमें फ्लो पैरामीटर्स चेंज ना हो, दैट इज वेलोसिटी भी का रेट ऑफ चेंज भी जीरो हो रहा था, चाहे प्रेशर हुआ, कंसंट्रेशन हुई, टेम्परेचर हुई, सबका रेट ऑफ चेंज जीरो था, दैट मीन दे आर कांस्टेंट। So in the case of steady flow in which the pattern does not vary with the time at any location, तो वहाँ पे क्या था, डेंसिटी भी चेंज नहीं हो रही थी, दैट इज जीरो बाई डी टी इक्वल्स टू जीरो। तो अगर मैं इक्वेशन 3 देखती हूँ या 4 देख लो, इसके अकॉर्डिंग ठीक आती है हमारी, ये भी यही थी। अगर फिर यहाँ पे क्या है हमारे पास स्टेडी फ्लो में डी रो बाई डी टी क्या है, जीरो है, डेल रो बाई डेल टी जीरो, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, डाइवर्जेंस ऑफ रो इनटू वेलोसिटी वेक्टर इज जीरो। बताते हैं अगर स्टेडी फ्लो होता है तो सिंस del rho by del t is equals to zero, so therefore we have equation of continuity in steady flow as divergence of density into velocity vector is zero। ठीक है। नाउ नेक्स्ट केस क्या है, अगर हमारे पास इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड की डेफिनेशन क्या थी, कि डेंसिटी रिमेन्स कांस्टेंट वेदर आई एम अप्लाइंग एनी काइंड ऑफ प्रेशर, एनी अमाउंट ऑफ प्रेशर, तो डेंसिटी कांस्टेंट रहेगी। तो वही लिख रखा है, फॉर एन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड द डेंसिटी ऑफ एनी पार्टिकल इज इनवेरिएबल, दैट इज इट रिमेन्स अनचेंज्ड विद टाइम, सो दैट अगेन दिस complete derivative of rho with respect to the time is zero। therefore अब इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रो डॉट del q is equals to zero। so in case of incompressible fluids we have this, we have this equation of continuity। now incompressible fluid की भी दो categories define करी थी, ठीक है, एक तो होमोजीनियस था, एक हेट्रोजीनियस था। होमोजीनियस में क्या था, ठीक है भाई डेंसिटी कांस्टेंट रह रही है, लेकिन होमोजीनियस में था वो डेंसिटी कांस्टेंट की जो भी वैल्यू होगी वो सेम रहेगी थ्रू आउट द फ्लूइड, और हेट्रोजीनियस में चेंज हो रही थी बट इट रिमेन्स कांस्टेंट। तो होमोजीनियस में क्या होगा, एक रो की अगर मेरी मान लो इसकी कुछ वैल्यू 5 है तो वो 5 ही रहेगी पूरे फ्लूइड में, दैट इज इट इज कांस्टेंट। तो अगर दो का प्रोडक्ट जीरो हो रहा है तो दैट इम्प्लाई, और एक कांस्टेंट है तो दैट इम्प्लाइज व्हाट कि इसको जीरो होना। तो अगर हमारे पास इनकम्प्रेसिबल होमोजीनियस फ्लूइड है तो वी गेट द इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी एज divergence of q equals to 0। So in case of incompressible homogeneous fluid, we have equation of continuity as this। Now in addition to this, if the flow is of potential kind, ठीक है, मेरा इनकम्प्रेसिबल भी है, मेरा होमोजीनियस भी है, उसके साथ साथ अगर मेरा फ्लो पोटेंशियल काइंड है, पोटेंशियल काइंड वी जस्ट डिस्कस्ड। पोटेंशियल काइंड में क्या होता था, कर्ल क्यू जीरो होता था, और कर्ल क्यू जीरो है तो एक स्केलर फंक्शन हम ऐसा बना सकते हैं, हमेशा एग्जिस्ट करता है सच दैट क्यू वेक्टर इज माइनस टाइम्स ऑफ ग्रेडियंट ऑफ दैट स्केलर फंक्शन फाई, जिसको हम वेलोसिटी पोटेंशियल और पोटेंशियल फंक्शन बोलते हैं। सो मैं ये वैल्यू अब यहाँ पुट कर दूंगी, तो क्या आ जाएगा, del square phi equals to 0 which is also known as Laplace equation। ठीक है ना, Laplace का ऑपरेटर होता है ना, so this is also known as Laplace operator। so equation of continuity से हमारे पास क्या आ जा रही है, Laplace equation भी। these are different kinds of flow in which equation of continuity कैसे कैसे चेंज होती है वो। दिमाग क्या है, द कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ मास, ये मैंने पहले ही बता दिया है, और इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, इट स्टेट्स एज फॉलो, इफ नो फ्लूइड इज एडेड or removed from the pipe in any length, then the mass passing across the different sections shall be same। वही लिख रखा है, अगर ना ही कोई फ्लूइड ऐड हो रहा है और रिमूव हो रहा है, दैट वाज assumption we have taken। ठीक है, ये assumption मेन assumption हमने ली थी कि that there is no inlet or outlet of fluids throughout any point of the fluid flow। तो वही लिखा हुआ है कि in fluid added or removed from the pipe any length
और देन द मास पासिंग अक्रॉस डिफरेंट सेक्शन सेट बी द सेम, मास उसका कंजर्व्ड है। ओके, एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की इक्वेशन को हम ये भी ऐसे भी लिखते हैं कि अगर मान लो ये हमारे पास कोई पाइप है, ठीक है, इसके अंदर हमारा फ्लूइड फ्लो हो रहा है। एक तो फर्स्ट ये क्रॉस सेक्शन, एक क्रॉस सेक्शन यहाँ पे है, एक क्रॉस सेक्शन यहाँ पे है, ठीक है। ये मान लो यहाँ से फर्स्ट इनलेट है और यहाँ से आउटलेट है। तो अगर हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, हमने ये पहले भी किया हुआ है, तो उसकी इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या हो जाता है, रो वन ए वन इक्वल्स टू रो टू ए टू। इसका मतलब क्या है कि जितना मास मेरा एंटर कर रहा है उतना ही लीव कर रहा है, दैट इज मास इज रिमेन कंजर्व। ठीक है, वेयर रो वन इज द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड एट दिस पॉइंट, जहाँ पे वन है, और रो टू इज द डेंसिटी एट दिस पॉइंट। तो ये इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या हो गया कि मास कंजर्व कर गया। दिस इज नथिंग बट मास ना, डेंसिटी इनटू volume. Mass is density is equals to mass per unit volume, and v1 is the velocity of the fluid at this instant, v1 लिखा है, और v2 is the velocity at this instant. So in अगर इक्वेशन में लिखना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास को, तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ। ओके, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी क्लियर है? कोई भी डाउट हो अभी तक, समझ में ना आया हो कहीं भी, यू कैन आस्क नाउ। आगे करें फिर, रिप्लाई करो, कोई भी कर दो रिप्लाई, हाँ या ना में। हाँ आगे करो, कंटिन्यू। देखो अगर तुम हाँ या ना में भी रिप्लाई नहीं कर पाओगे ना, तो मैं रह जाती हूँ। और ये जो टॉपिक जो आज कर रहे हैं हम, ये थोड़े से हैं, टाइम कंज्यूमिंग भी है और इनमें थोड़ा सा दिमाग भी लगाना पड़ता है। तो मेरे को ये हो रहा है कि किसी को ना किसी को डाउट आएगा इन चीज़ों में, सो इसीलिए मैं आज बोल रही हूँ कि रिप्लाई करो जब मैं बोल रही हूँ, क्योंकि फिर मैं वहीं रुकी रह जाती हूँ और इससे टाइम ही जाता है हमारा। ठीक है, तो रिप्लाई कर दिया करो कभी। नाउ नेक्स्ट इज इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी वी हैव इज दिस, जो लास्ट में आई थी। हाँ, ये the partial derivative of density with respect to the time plus divergence of density into velocity vector equals to 0. This is the equation of continuity. कोई पूछेगा तो ये बता देंगे। Now हम अब इस equation को कार्टेशियन फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे? That means we will use the कार्टेशियन components of each of these vector quantity जो भी आएंगे। So देखो in form of कार्टेशियन फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम इक्वेशन को, वो बता रखा है। सपोज दैट द एक तो क्यू वेक्टर आया था इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में, वी हैव क्यू वेक्टर दैट इज वेलोसिटी वेक्टर, तो उसके कंपोनेंट्स ले लिए हमने कार्टेशियन फॉर्म में। सपोज द कंपोनेंट्स ऑफ द वेलोसिटी आर u v w, u is in x direction, v is in y direction, w is in z direction. We have equation of continuity is partial rate of change of density with respect to the time plus divergence of density into velocity vector equals to q. अब पुट कर दो, ये तो एज इट इज रहेगा, एंड दिस इज व्हाट, हमें पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है। दिस इज ये क्या होता है, डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल अपॉन डेल जेड के कैप, एंड दिस इज रो इनटू क्यू वेक्टर विच इज नथिंग बट क्यू वेक्टर इज यू आई कैप प्लस वी जे कैप प्लस डब्ल्यू के कैप, रो से मल्टीप्लाई हुआ है तो रो हर एक कंपोनेंट में मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इज ये क्या बनेगा, रो यू आई कैप प्लस रो वी जे कैप प्लस रो डब्ल्यू के कैप। तो इन दोनों का जब मैं डॉट प्रोडक्ट करूंगी तो आई कैप वाले कंपोनेंट मल्टीप्लाई होते हैं। ऐसे ही करते हैं हम डाइवर्जेंस किसी भी वेक्टर और का डिफाइंड स्केलर को डिफाइंड। So this is equals to what, del upon del x rho u plus del upon del y rho u rho v plus del upon del z rho w equals to 0. अब क्या करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू
फंक्शन इज डिफाइंड बाय, एक बार इसका करते हैं ये एज इट इज, ये एज इट इज इसका करते हैं, तो वही लिख रखा है देखो। एक बार आएगी डेल रो बाय डेल एक्स इंटू यू विच इज दिस, एक बार हम रो को एज इट इज रख देंगे और आएगा डेल यू बाय डेल एक्स, तो रो इंटू डेल यू बाय डेल एक्स, यहाँ पे ये टर्म आई हुई है। सिमिलरली इन दोनों करेंगे, इसका करेंगे तो एक बार रो को एज इट इज रख देंगे, डेल वी बाय डेल वाई आएगी, एक बार रो के साथ डेल ले लेंगे, वी एज इट इज रख देंगे, तो ये आएगी। सो वी हैव दिस, ठीक है। और वो रो को एज इट इज रख के इन तीनों में जो आई थी उसको मैंने ऐसे लिख दिया है। ओके, नाउ नेक्स्ट लाइन में क्या किया इसने, नेक्स्ट लाइन में देखो, दिस इज इक्वल्स टू, यहाँ तक जो टर्म है ये वाली, ये क्या है, कंप्लीट डेरिवेटिव ऑफ रो विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। यू कैन सी ऑल्सो दैट, जैसे हमने जब स्टार्टिंग में लोकल रेट और पार्टिकल रेट किए थे, हाँ, हमारे पास ये था और हमारे पास टोटल रेट ऑफ चेंज ऑफ एफ एट टाइम टी क्या दिया जाता था कि डी एफ अपॉन डी टी इज गिवन बाय डेल एफ अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स अपॉन डी टी, ये सब था और ये यहाँ से ये आ गया था। तो अब जो है वहां पे सिर्फ एफ की जगह पे रो है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, कंप्लीट डेरिवेटिव ऑफ रो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और सब सेम है, बस एफ की जगह पे हमारे पास डेंसिटी फंक्शन है, ठीक है, तो वही वैल्यू पुट कर देंगे। देखो दिस इज व्हाट del rho by del x into dx upon dt which is u, del rho upon del y into dy upon dt which is v, del rho upon del z into dz by dt in, which is w, and last आता था del rho upon del t into dt upon dt is 1, तो del rho upon del t ये, और ये सारा जो होता था ये किसके इक्वल होता था, कंप्लीट रेट ऑफ चेंज ऑफ रो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वही लिख दिया है, और इनटू में प्लस में ये सब एज इट इज है, और ये लिख रखा है डी बाई डी टी है क्या, ठीक है, तो यहाँ से ये आ गया। सो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी इन कार्टेशियन फॉर्म क्या होगी, ये होगी, दिस इज बेसिकली हमने कार्टेशियन कंपोनेंट्स का यूज किया है इसमें। नाउ इफ द फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल, वही दोबारा से वही सब आएगा कि अगर फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल है दैट मीन देयर इज नो चेंज इन डेंसिटी, सो यू हैव दिस टर्म that is complete derivative of rho with respect to the time, density with respect to time is zero, so you have equation of continuity in Cartesian form for incompressible fluids as this, और रो इज कांस्टेंट है, तो बेसिकली ये वाली चीज होगी वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड्स बिकम्स दिस इन कार्टेशियन, ठीक है, ये सब था इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में। तो आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल टिल हियर। हाँ हो गया। ओके, अब नेक्स्ट ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, देन वी आर डन, जितना सर ने करवा दिया है। So this is what acceleration of a fluid particle. See, but we have already described the velocity of a fluid particle. What was it? It was rate of change of displacement of the with respect to time. और डिस्प्लेसमेंट आर वेक्टर से डिनोट किया था, वहां से उसका रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम कर रहे थे, तो हमारे पास वेलोसिटी आ रही थी। हमने पढ़ा है कि एक्सेलरेशन एज वी डिड इन आवर फिजिक्स इन 11th और 12th, ये तो हमें याद ही है कि एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो यहाँ भी वही डेफिनेशन है कि ए वेक्टर से रिप्रेजेंट किया है फॉर सपोज एक्सेलरेशन ऑफ फ्लूइड पार्टिकल एंड इट इज गिवन बाय रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ द फ्लोइंग फ्लूइड, दैट इज ए वेक्टर क्या होएगा, डी क्यू बाय डी टी, क्यू इज द वेलोसिटी वेक्टर। अब अभी बताया था इसकी वैल्यू क्या होती है, क्यू को भूल जाओ एक बार, ये जो चीज है सिर्फ डी बाई डी टी, इसकी वैल्यू हमने अभी ऊपर करी थी, ठीक है, और मैंने यहाँ पे लिख के भूल गया कि डी बाई डी टी ये ऑपरेटर होता है, उसकी वैल्यू क्या होती है, दिस डेल बाई डेल टी प्लस क्यू वेक्टर डॉट दिस, तो ये वैल्यू पुट कर देंगे अब यहाँ पे। We have since d by dt is equals to del by del t plus q vector dot divergence into में q vector as it is, तो वो वैल्यू पुट करिए बस। अब इसको q vector से इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, we have acceleration which is given represented by a vector is equals to del q by del t plus q vector into del
इंटू क्यू वेक्टर, ये आ गया। अब हम इसको और सोल्व करते हैं तो और तो हमारे पास एक्सेलरेशन ऑफ द फ्लूइड पार्टिकल की तो डेफिनेशन आ गई है। इफ यू वांट टू एक्सप्लेन मोर तो उसके लिए देखो क्या है कि सिंस वी नो दैट डाइवर्जेंस ऑफ दो वेक्टर का ऐसा प्रोडक्ट का डाइवर्जेंस हम डिनोट करते हैं, दिस इज ग्रेडियंट आई थिंक, ग्रेडियंट है ये शायद, हाँ डाइवर्जेंस नहीं है, ग्रेडियंट है ये। सो ग्रेडियंट ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज गिवन बाय एफ डॉट दिस जी वेक्टर प्लस जी, ये सब होता है, ये वी हैव डिड इन आवर वेक्टर कैलकुलस, ठीक है। इसकी ये होती है इक्वल फॉर्मूला। नाउ हेयर व्हाट वी आर हैविंग इज, हम यहाँ इस वाले फॉर्मूले में एफ को भी क्यू वेक्टर ले रहे हैं, जी को भी क्यू वेक्टर ले रहे हैं। सो व्हाट वी आर हैविंग इज ग्रेडियंट ऑफ क्यू वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर, दो सेम वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो क्या आता है, क्यू वेक्टर का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एलएचएस में तो आ जाएगा ग्रेडियंट ऑफ क्यू वेक्टर का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आएगा देखो, एफ जी है जहाँ जहाँ वहाँ पे क्यू वेक्टर है। तो ये बनेगी मेरी क्यू वेक्टर डॉट ग्रेडियंट इंटू क्यू वेक्टर, और ये बनेगी क्यू वेक्टर डॉट ग्रेडियंट इंटू क्यू वेक्टर, दैट इज टू टाइम्स ऑफ क्यू वेक्टर डॉट ग्रेडियंट इंटू क्यू वेक्टर, दो से ये आ गया। नेक्स्ट में क्यू वेक्टर कॉल कर्ल ऑफ क्यू वेक्टर पर प्लस क्यू वेक्टर क्रॉस कर्ल ऑफ क्यू वेक्टर, तो टू टाइम्स ऑफ क्यू वेक्टर क्रॉस कर्ल ऑफ क्यू वेक्टर, सो वी आर हैविंग दिस। नाउ नेक्स्ट में क्या किया है, यहाँ से टू कॉमन लेके एलएचएस में डिवाइड कर दिया, तो 1/2 ग्रेडियंट ऑफ क्यू वेक्टर का स्क्वायर इज दिस, ठीक है। अब हमने यहाँ पे क्या ले लिया है कि सपोज करो कि कर्ल ऑफ क्यू वेक्टर नॉन जीरो है एंड इट इज इक्वल्स टू सम डब्ल्यू वेक्टर। तो कर्ल ऑफ क्यू जब भी नॉन जीरो होता था और किसी नॉन जीरो वेक्टर के इक्वल होता था, तो ये जो वेक्टर होता था वो क्या होता था, वर्टिसिटी वेक्टर था। तो वही लिखा हुआ है, वेयर डब्ल्यू वेक्टर इज इक्वल्स टू कर्ल ऑफ क्यू वेक्टर इज कॉल्ड वर्टिसिटी वेक्टर। तो कर्ल क्यू की जगह पे हमने डब्ल्यू वेक्टर लिख दिया है। तो वी हैव इज दैट कि क्यू वेक्टर डॉट ग्रेडियंट क्यू वेक्टर इज इक्वल प्लस क्यू वेक्टर क्रॉस डब्ल्यू वेक्टर था यहाँ पे। तो इसने ना, क्योंकि हमें हमारे पास जो इक्वेशन थी उसमें ये चीज है, तो इसकी वैल्यू चाहिए थी मुझे, तो मैं इसको उधर ले जाऊंगी। सो वी आर हैविंग क्यू वेक्टर डॉट ग्रेडियंट ऑफ क्यू वेक्टर इज इक्वल्स टू 1/2 ग्रेडियंट ऑफ क्यू का स्क्वायर माइनस क्यू वेक्टर क्रॉस डब्ल्यू वेक्टर, और ये वाली जो वैल्यू है अब इसमें पुट कर दो जो एक्सेलरेशन की इक्वेशन, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए वेक्टर इज इक्वल्स टू डेल क्यू बाई डेल टी प्लस 1/2 टाइम्स ऑफ क्यू वेक्टर का स्क्वायर ग्रेडियंट ऑफ क्यू वेक्टर का स्क्वायर माइनस ऑफ क्यू वेक्टर क्रॉस डब्ल्यू वेक्टर, डब्ल्यू वेक्टर इज द वर्टिसिटी वेक्टर। सो दिस इज द इक्वेशन एक्सेलरेशन ऑफ अ फ्लूइड पार्टिकल, ठीक है। ये एक्सेलरेशन होता है। तो एक्सेलरेशन में कोई भी डाउट हो किसी को, नीचे ना बुक में एक्सेलरेशन के इन द फॉर्म ऑफ कोऑर्डिनेट्स, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में भी बता रखा है, तो वो भी कर लेते हैं। देन चैप्टर 2 इज कंप्लीट, इतना समय कंप्लीट ही हो गया, हमने कंप्लीट करवा दिया है। नाउ वी हैव दिस थिंग कि हमारे पास लास्ट में एक्सेलरेशन की इक्वेशन क्या आई थी, दिस, ठीक है। तो सपोज करो हमें को कार्टेशियन फॉर्म में एक्सेलरेशन चाहिए, तो कार्टेशियन फॉर्म में यहाँ से तो एक तो चीज पता चल गई कि इसके कंपोनेंट्स क्या होंगे, सिंस एक्सेलरेशन इज टोटल रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और सपोज करो कि वेलोसिटी वेक्टर हैज द कंपोनेंट्स u v w, जैसे हम और जगह लिखते, तो dq by dt क्या हो जाएगा, du by dt I cap plus dv by dt j cap plus dw by dt k cap. So acceleration has components as du by dt, dv by dt plus dw by dt. अब इसके components और देखेंगे हम क्या क्या, इनकी वैल्यू क्या होती है। We have acceleration is partial rate of change of velocity with respect to time plus q vector dot gradient of q. अब इनमें ना वैल्यू पुट करनी है, जस्ट व्हेन वी पुट वैल्यूज इन दिस क्यू वेक्टर की वैल्यू बस यू आई कैप प्लस वी जे कैप प्लस डब्ल्यू के कैप रख देनी है, और इसकी वेक्टर डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल अपॉन डेल वाई
जे कैप प्लस डेल अपॉन डेल जेड के कैप रख देनी है। ठीक है, जब इसको आप सॉल्व करोगे सो यू विल गेट दिस जो बुक में दे रखा है। और मैं बता देती हूँ और अच्छे से। देखिए जब हम ये करेंगे तो हमारे पास इन से मेरे पास तीन वो आएंगे। क्या क्या आएगा? एक तो आएगा डेल यू अपॉन डेल टी आई कैप, एक आएगा डेल वी अपॉन डेल टी जे कैप, एक आएगा डेल डब्ल्यू अपॉन डेल टी के कैप। इसको अगर सोल्व करेंगे सो व्हाट वी आर हैविंग इज दिस इज यू आई कैप प्लस वी जे कैप प्लस डब्ल्यू के कैप एंड दिस इज डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल अपॉन डेल वाई के कैप जे कैप प्लस डेल अपॉन डेल डब्ल्यू के कैप डेल जेड के कैप। इन दोनों का प्रोडक्ट करूंगी तो मेरे पास कुछ u ऑफ u इंटू डेल अपॉन डेल एक्स आएगा प्लस v इंटू डेल अपॉन डेल वाई आएगा प्लस w इंटू डेल अपॉन डेल जेड आएगा। ठीक है, लिख के देखना यही आएगा सब कुछ। अब इंटू में मेरे पास ये q वेक्टर भी है विच इज इक्वल्स टू यू आई कैप प्लस वी जे कैप प्लस डब्ल्यू के कैप। सो ये एक स्केलर आएगा और यहाँ पे वेक्टर है यू आई कैप। सो ये जो भी स्केलर आएगा वो एक हर एक कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो बेसिकली एक बार एक्स कंपोनेंट की बात करते हैं। जब मैं एक्स कंपोनेंट लूंगी एक्सेलरेशन का वो क्या होगा मेरा डी यू बाई डी टी। तो वो क्या है किसके इक्वल आ जाएगा? एक तो यहाँ से एक एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट आएगा, यहाँ से सॉरी वो क्या आएगा? पार्शियल रेट ऑफ चेंज ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और जब मैं यहाँ पे इसके इसके रिस्पेक्टिव में जब एक्स का कंपोनेंट देखूंगी तो मेरे पास क्या आएगा? जो स्केलर क्वांटिटी थी ना वो इसके आई कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई होगी, वही होगा एक कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में। सो व्हाट वी आर हैविंग इज यू ये सारा आ जाएगा क्योंकि आपके पास ये जो स्केलर क्वांटिटी थी वो ये थी यू डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वी डेल अपॉन डेल वाई प्लस डब्ल्यू डेल अपॉन डेल जेड और यू आई कैप एक्स कंपोनेंट ये था तो इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो यू सारा यहाँ आ जाएगा। तो इस तरीके से ये कंपोनेंट आएगा और ऐसे ही बाकी दो जेड और वाई में भी आ जाएगा। ठीक है, तो व्हेन यू राइट it in notebook you will find that यही सारी इक्वेशन आएगी। सो दिस इज बेसिकली द कार्टेशियन कंपोनेंट्स ऑफ एक्सेलरेशन। ये एक्स कंपोनेंट है, ये वाई कंपोनेंट है और ये जेड कंपोनेंट है। दिस इज कंप्लीट। किसी को डाउट हो एक्सेलरेशन ऑफ फ्लूइड पार्टिकल में? टाइम इज आल्सो। तो यहाँ पर जितना सर ने करवाया हुआ है अभी तक चैप्टर 2 जो कंप्लीट करवाया है वो हमारा कंप्लीट हो गया है। किसी को कोई भी डाउट हो अभी तक जितना ही कराया है इसमें सो यू कैन आस्क नाउ। ये नोट्स में शेयर कर दूंगी अब 9 वाले जो हैं। ठीक है, आज वाले जो नोट्स हैं आई विल शेयर इट। थैंक यू। थैंक यू सो मच।